प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के इस अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 श्रोताओं वही कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं का विस्तार है। कितना कुछ हमें जानने को मिलता है, समझने को मिलता है। हो सकता है कि हमारे पास सूचना बहुत हो, लेकिन एक जो कहते हैं अंग्रेजी में कि अंडरस्टैंडिंग, समझ चीज़ों को लेकर, घटनाओं को लेकर, विषयों को लेकर, देश के तमाम अलग अलग पहलुओं को लेकर इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हम तक पहुंचती है वो अपने आप में विलक्षण है। इसीलिए करोड़ों लोग मन की बात को बड़े श्रद्धा भाव से, बहुत ध्यान से सुनते हैं, गुनते हैं, बहुत कुछ उससे हासिल करते हैं, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी। एक ऐसी विभूति जिन्होंने राष्ट्र, समाज, व्यक्ति, इन सब के लिए, और बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वैश्विक मानवता के लिए अपने चिंतन के केंद्र बिंदु में रखकर अपने जीवन को दिशा दी, लक्ष्य दिया, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल जी पिछली सदी के सबसे बड़े विचारकों में से एक थे। अब ये हम सब के लिए एक सुनहरा अवसर है कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में हम विस्तार से जानते हैं तो कम से कम उसे फिर से उन चीज़ों को हम रिवाइज़ करें। और मुझे ये भी लगता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बहुत कुछ जानते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं जो शायद हमें बार बार उसको पढ़ने की, समझने की, अनुभव करने की आवश्यकता है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हमने प्रयास किया और वो प्रयास सफल भी हुआ। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी जो कि संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली के, और जिन्होंने 15 खंडों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संपूर्ण वाङ्मय को, उनके संपूर्ण कार्यों को समाहित करके उसको प्रकाशित किया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका लोकार्पण किया था। आज उनसे बात करने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद मित्र। दीनदयाल जी के बारे में पढ़ते पढ़ते आपके बारे में भी बहुत कुछ जाना मैंने, और मुझे कह सकते हैं कि आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई कि कितने वर्षों से, 1986 में तो आपने पीएचडी कर डाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर, तो मुझे ये जानने की उत्सुकता ज़रूर हुई कि दीनदयाल जी को लेकर आपके मन में ये आकर्षण, आपके मन में ये श्रद्धा कब और कैसे पैदा हुई जो आज इतने विस्तार के साथ देश के लिए काम आ रही है, समाज के लिए काम आ रही है। पुरानी बात है ये, जब मैं 10वीं की परीक्षा देकर उदयपुर में संघ शिक्षा वर्ग में गया था, अच्छा, 1964 में, तब दीनदयाल जी वहाँ आए थे। उनके 3 भाषण हुए थे। वो 3 भाषण एकात्म मानववाद पर थे। 10वीं का विद्यार्थी ने कितना समझता उसको। और मेरा ख्याल है पहली बार उन्होंने एकात्म मानव दर्शन पर बात की। तो समझ ज़्यादा नहीं थी जी, लेकिन जो कुछ कहा और सुना गया उसमें एक चमत्कार उत्पन्न हुआ कि ये कुछ खास है, ये कुछ विशेष है, इसको मुझे जानना चाहिए, मैं जानूंगा। और इसी लालसा में से जब मैंने आगे एमए की पढ़ाई की तब मुझे लगा कि मुझे इस पर रिसर्च करना चाहिए। और सौभाग्य से जो मेरे गुरु थे डॉक्टर श्री इकबाल नारायण, तो उन दिनों तो कोई बीजेपी जनसंघ की सत्ता की बात भी नहीं थी, लेकिन वो अच्छे अध्यापक थे। तो उन्होंने कहा जरूर, यदि हमारी आँख के सामने ऐसा कोई व्यक्ति और विचार आया है तो ये संस्थाएँ और किस लिए है। तो उन्होंने मुझे बहुत लोगों के विरोध के बावजूद इस पर पीएचडी करवाई, और करवा के ये भी कहा मुझे कि मैं दुनिया भर में राजनीति विज्ञान में भारत का विशेषज्ञ माना जाता हूँ और संसार भर में जाता हूँ जी। पर मेरी आँख के सामने दीनदयाल उपाध्याय आए और चले गए। तुमने यदि मेरे साथ ये रिसर्च न किया होता तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। सच बात है। मुझे लगता है करोड़ों लोग ऐसे हैं सर कि अब अवसर मिल रहा है तो हम जानने लगे हैं, तो लगता है कि हम पहले क्यों नहीं जानते थे इन चीज़ों के बारे में। फिर ऐसा होता है आप कि किसी भी विचार में जब आप डूबने लगो तो हर विचार अपने आप में सागर है, समुद्र है। केवल दीनदयाल जी नहीं, आप किसी भी डूबिए तो फिर उसमें आपको अनंत गहराइयाँ मिलेगी और आपको लगेगा कि एक जीवन थोड़ा है। बिल्कुल सच बात है। और समय हो तो कर सकते हैं। तो ऐसा ही दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन है। दीनदयाल जी का तो हम नाम लेते हैं क्योंकि उन्होंने प्रस्तुत किया, पर उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मेरा विचार है। हाँ, ये भी एक कमाल की बात है। ये उन्होंने कहा ये भारत की परंपरा का विचार है जी। और इस परंपरा के विचार को हमें युगीन तथ्यों के साथ परिभाषित करना है। अच्छा देखिए, एकात्म मानव दर्शन आप पढ़ते जाते तो उसकी नई नई परतें खुलती जाती हैं और लगता है कि एक राजनेता के रूप में हम उन्हें जानते रहे, लेकिन ऐसे विचारक और इतना गहन चिंतन जो
उस समय की परिस्थितियां और बल्कि आज की परिस्थितियों के भी इतने अनुकूल है और आवश्यकता है उसकी। डॉक्टर साहब, आपकी अनुमति हो तो मैं प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो अंश जरूर सुनवाना चाहूंगा श्रोताओं को, जिसमें उन्होंने बड़े श्रद्धा से पंडित दीनदयाल जी को याद किया था। जी, आइए सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 25 सितंबर को देश की महान संतान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती होती है। दीनदयाल जी पिछली सदी के सबसे बड़े विचारकों में से एक है। उनका अर्थदर्शन, समाज के सशक्त करने के लिए उनकी नीतियां, उनका दिखाया अंत्योदय का मार्ग आज भी जितना प्रासंगिक है उतना ही प्रेरणादायी भी है। आज के युवा अगर उनके मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में उतारें तो ये उनके बहुत काम आ सकता है। एक बार लखनऊ में दीनदयाल जी ने कहा था, कितनी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे गुण हैं, ये सब हमें समाज से ही तो प्राप्त होते हैं। हमें समाज का कर्ज चुकाना है, इस तरह का विचार करना ही चाहिए। साथियों, दीनदयाल जी के जीवन से हमें कभी हार न मानने की भी सीख मिलती है। विपरीत राजनीतिक और वैचारिक परिस्थितियों के बावजूद भारत के विकास के लिए स्वदेशी मॉडल के विजन से वे कभी डिगे नहीं। आज बहुत सारे युवा बने बनाए रास्तों से अलग होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वे चीजों को अपनी तरह से करना चाहते हैं। दीनदयाल जी के जीवन से उन्हें काफी मदद मिल सकती है। इसलिए युवाओं से मेरा आग्रह है कि उनके बारे में जरूर जानें। श्रोताओं, आपने भी सुना प्रधानमंत्री जी ने हमेशा जब जयंती होती है दीनदयाल जी की तो वो बड़े श्रद्धा भाव से मन की बात में इसका उल्लेख भी करते हैं, उनके योगदान के बारे में चर्चा करते हैं। इस बार जो उन्होंने काफी विस्तार से चर्चा की और उनका उद्देश्य खास तौर पर ये इस बात को फोकस करना रहा कि आज का युवा जरूर एक बार दीनदयाल जी के चिंतन से जुड़े। अब इसमें जैसे उन्होंने 3 प्रमुख बातें जो कही, आपने तो सुनी है, बल्कि आपके ही मुखार बिंदु से ये हम सुनना चाहेंगे कि किन किन चीजों पर उन्होंने फोकस करते हुए क्यों ये बात कही, आर्थिक चिंतन को लेकर, उनके दर्शन को लेकर, अंत्योदय को लेकर या सामाजिक सरोकारों को लेकर। ऐसा है कि उन्होंने ठीक कहा कि भारतीय अधिष्ठान पर खड़े विचारकों में पिछली सदी के श्रेष्ठतम विचारक है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल जी का वैशिष्ट्य यह है कि वे कोई नई बात नहीं कहना चाहते, नई बात कहने का दावा भी नहीं है उनका। और जो लोग दर्शन को समझते हैं वो समझते हैं कि संसार में नया कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि का जो स्वरूप है वो अनंत है। जब आप इस अनंत में गोते लगाते हैं तो आपको जितना सा मिलता है उतना सा आप कहते हैं। तो भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने जो शताब्दियों से चिंतन किया, उस चिंतन की धारा से किसी कारण से हम लोग कट गए। कटने के कारण से वे बातें जो हमारी हैं और प्राचीन हैं अब हमको नई सी लगती हैं। दूसरी बात ये होती है कि धर्म तो सनातन है, लेकिन सनातन धर्म की हर युग में नया भाष्य करना होता है जी। और भारतीय दर्शन की विशेषता ये है कि हर युग में कोई न कोई महापुरुष आता है जो उसका युगानुकूल भाष्य करता है। तो दीनदयाल जी ने जिस परिस्थिति में भारत आज़ादी के बाद आया, और उस परिस्थिति का सबसे बड़ा रेखांकनीय मुद्दा ये है कि जो वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म है उससे तो हम मुक्त हुए, पर जो वेस्टर्न थिंकिंग है उससे हम मुक्त आज भी नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल। हमारे सोचने का मुहावरा, हमारे पैमाने, मानदंड वे आज भी वही हैं। तो दीनदयाल जी आग्रह से कहते हैं कि पिछले 300-350 साल की जो बहस है पश्चिम की, उसको हमें जानना चाहिए, लेकिन जो हजारों साल पुरातन हमारी संस्कृति है, आखिर ये जानना चाहिए कि यह महान संस्कृति इतने युगों से जिंदा क्यों है। क्या कारण है कि दुनिया ने भारत को गुरु माना? क्या कारण है कि कोलंबस ने सुना कि भारत सोने की चिड़िया है और खोजने निकल पड़ा? तो यह भारत जिसने विश्व की गुरुता प्राप्त है, वह भारत जो सोने की चिड़िया बना, वह भारत जिसने संसार को बुद्ध दिया, वह भारत संसार को गीता दी। गीता रहस्य लिखा लोकमान्य तिलक ने, विवेकानंद ने दुनिया को बताया। उस भारत को आज अपनी व्यवस्थाओं में हम प्रतिबिंबित करें, ये हमारा काम है जी। और उन्होंने कहा ये चुनौती है, और थोड़ा दुख से कहा कि आज का नेतृत्व इस चुनौती को सामना करने के लिए तैयार नहीं है, और वह अपने आप को पश्चिम के सामने आत्मसमर्पित कर रहा है। इसलिए थोड़े से वो उन्होंने उनकी आलोचना भी। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रख्यात विद्वान, चिंतक
और विशेष तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बहुत कुछ विस्तार से शोध करने वाले, लिखने वाले और लोगों तक पहुंचाने वाले डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस दुनिया में थे और बहुत सक्रिय थे राजनीति में भी, समाज में भी, उस दौर में पूरी दुनिया में पूंजीवाद को लेकर बहुत सारे देशों में उसका प्रचलन था। साम्यवाद है, समाजवाद के नाम पर कुछ व्यवस्थाएं थी, लेकिन ये सभी व्यवस्थाएं कोई व्यक्ति केंद्रित, कोई समाज केंद्रित, लेकिन संपूर्णता का अभाव सभी में था और इसलिए बहुत सारे द्वंद्व, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हमें नजर आते थे। ऐसे में क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन की जो परिकल्पना की, जो सोच दिया, जो चिंतन दिया, वो अपने आप में इन सभी के द्वंद्व को दूर करते हुए एक संपूर्ण मानव दर्शन, एक संपूर्ण मानव चेतना की अभिव्यक्ति उन्होंने समाज को दी, दुनिया को दी, एकात्म मानव दर्शन के रूप में। अभी जो आपने कहा है वो आज का सच है, यह 60 साल पहले का सच नहीं है। 60 साल पहले हम इन्हीं वादों में पूर्णता खोजते थे जी। 60 साल पहले हमारे यहाँ बहस थी तो ये थी कि इन वादों में से कितना अपनाए, किसको अपनाए, कैसे अपनाए। इन वादों का कोई विकल्प भी हो सकता है, ये हम सोचते भी नहीं थे, और यदि कोई सोच के कहता था तो उसका उपहास करते थे जी। वो इसको यूरोपीय इंपीरियलिज्म की कंटिन्यूटी नहीं मानते थे, वो मानते थे दिस इज मॉडर्निटी, ये आधुनिकता है। तो पाश्चात्य दर्शन ही आधुनिकता है। यह एक मानसिक बोध होने के कारण जो प्राचीन है, जो भारत का है, चूंकि वो प्राचीन है इसलिए पिछड़ा है, क्योंकि ये माना जाता है आधुनिकता श्रेष्ठ है, प्राचीनता निकृष्ट है। यह स्थिति पश्चिम के लिए सही भी है पर भारत के लिए सही नहीं है। पर उन्होंने एक जो बात कही डॉक्टर साहब कि जो स्वदेशी भी हो पर वो समयानुकूल हो या उसके युगानुकूल हो, जो शब्द जैसे है, तो मुझे लगता है कि ये तो कहीं भी कभी भी इसको इस रूप में अगर हम देखते हैं तो बहुत आधुनिक और एक प्रोग्रेसिव, जैसे विकासशील चिंतन हमें नजर आता है इसमें। वो कभी ठहरे हुए पानी के रूप में तो सोच ही नहीं थी। ये जो उनका पूरा वाक्य है, हाँ। वो ये है, स्वदेशी को युगानुकूल जी, व विदेशी को स्वदेशानुकूल बनाकर ग्रहण करना भारतीयकरण की प्रक्रिया है। अब ये कितना प्रोग्रेसिव बात उन्होंने कही है। तो इसलिए अभी बहुत पानी गंगा में बह गया है जी। और इसलिए न केवल भारत, संपूर्ण विश्व थर्ड वे की बात करने लगा है। कोई तीसरा रास्ता चाहिए। इन दोनों रास्तों को आजमा के देख लिया, पर जब दीनदयाल जी विकल्प दे रहे थे तब स्थिति यह नहीं थी। तब तो यह चुनौती थी कि सोकाल मॉडर्निटी एंड वेस्टर्न थिंकिंग, उसके सामने किसी का खड़ा होना मुश्किल था, और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय खड़े हुए, इसलिए उनको महान कहते हैं हम। नहीं तो कोई ऐसी खास बात तो उन्होंने नहीं की जो विवेकानंद ने कही हो, जो देश के पुराने महापुरुषों ने कही हो। जैसे इसका वर्णन किया प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत की, अर्थायाम। तो हम लोग अर्थशास्त्र जानते हैं, अर्थायाम क्या होता है, तो हम अर्थशास्त्र जानते हैं, तो ये अर्थशास्त्र क्या है। तो हमारे लिए अर्थशास्त्र भी इकोनॉमिक्स का अनुवाद है जी। जबकि भारतीय परंपरा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणा है, उसमें जो धर्म का अर्थ आता है, क्या वो इकोनॉमिक्स है? बिल्कुल। तो अर्थ, यह भारत की परंपरा का एक मौलिक शब्द है, वह अवधारणा परक है। इसलिए मानव जीवन के जो लक्ष्यभूत बातें हैं, उन लक्ष्यभूत बातों में उसके 4 आयाम हैं। उसका प्रथम आयाम है धर्मायाम। मानव को जो चाहिए उसका एक आयाम है धर्म। मानव को जो चाहिए उसका दूसरा आयाम है अर्थायाम। मानव को चाहिए अर्थ। तीसरा आयाम है कामायाम, कामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। और चौथा आयाम है मोक्षायाम, बंधनों से मुक्ति होनी चाहिए। ये भारतीय परंपरा में मानव को लक्ष्यभूत सिद्धांत समझाकर बताया गया है। दीनदयाल जी ने इस युग के हिसाब से उसको कहने की कोशिश की, और इसलिए उन्होंने अर्थायाम में कहा, अर्थ का अभाव और अर्थ का प्रभाव धर्म की क्षति करता है। अच्छा, क्या बात। न तो कभी अर्थ का अभाव होना चाहिए, दारिद्र्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुभुक्षित है किम न करोति पाप, भूखा आदमी पाप जरूर करेगा। तो अर्थ का अभाव नहीं होना चाहिए, और अर्थ का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए कि पैसे के बल पर दुनिया खरीद लेंगे जी। तो न तो अर्थ का प्रभाव हो जाएगा, तो आप उपभोगवादी बन जाएंगे। उपभोगवादी होकर के
आपके सोशल कंसर्न खत्म हो जाएंगे, आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा और उपभोगवाद के कारण ही जो अर्थ के प्रभाव से शुरू होता है और अर्थ के अभाव में खत्म होता है। तो प्रभाव नहीं होना चाहिए, अभाव भी नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि वो जो भूखा आदमी है वो निष्करुणा बन जाता है। तो दीनदयाल जी ने कहा कि जब आप अर्थ की बात सोचें तो एक मूलभूत बात ये सोचें कि हमें समाज में अर्थ के अभाव और अर्थ के प्रभाव दोनों को संयमित नियमित करना है। केवल अर्थ के अभाव की बात मत कीजिए, प्रभाव की बात। और इसलिए उन्होंने जो आधुनिक अर्थों में उसका एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है आर्थिक लोकतंत्र। दीनदयाल जी कहते हैं कि जिस तरह से हर वयस्क को मताधिकार, हर वयस्क को मताधिकार यह राजनीतिक लोकतंत्र का निकष है। निकष यानी पैमाना। तो हर वयस्क को मताधिकार राजनीतिक लोकतंत्र का निकष है, वैसे ही हर वयस्क को कार्यावसर यह आर्थिक लोकतंत्र का निकष। जो अर्थव्यवस्था अपने ही संतानों के कार्यावसरों को घटाती है वह अलोकतांत्रिक है, उसको दुरुस्त होना चाहिए। तो दुरुस्त कैसे करेंगे इसको? दीनदयाल जी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दो शब्दों का अध्ययन पर्याप्त है। अच्छा। एक है स्वदेशी और दूसरा है विकेंद्रीकरण। स्वदेशी का मतलब विदेशी होना न होने से नहीं है। स्वदेशी अपने आप में एक पॉजिटिव अवधारणा है, वो रिएक्शनरी नहीं है कि विदेश के रिएक्शन में हम स्वदेशी हैं। तो आज़ादी के आंदोलन का एक संदर्भ है। उस संदर्भ में हाँ, हम इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट स्वदेशी की बात करते थे, पर इंपीरियलिज्म न हो तो स्वदेशी नहीं चाहिए क्या? तो स्वदेशी का मतलब होता है स्वदेशी संसाधन, स्वदेशी प्रज्ञा, स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी वितरण, स्वदेशी उपभोग। इसकी जो संपूर्णता है इसका नाम है स्वदेशी। तो क्या विदेशी कटा होना चाहिए? नहीं, कटा नहीं होना चाहिए विदेशी। तो उसका मतलब है, दीनदयाल जी कहते हैं कि स्वदेशी का मतलब है स्वावलंबी होना। और स्वावलंबी कौन होता है? स्वावलंबी वो होता है जो परावलंबी नहीं होता। तो परावलंबी कौन होता है? दीनदयाल जी कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था आयात निर्भर है वो परावलंबी है, और जो अर्थव्यवस्था निर्यात सक्षम है वो स्वावलंबी। ये निकष पैमाना है कि आपकी अर्थव्यवस्था आयात अधिक करती है कि निर्यात अधिक करती है, इसी से पता लग जाता है। तो यदि आपकी अर्थव्यवस्था आयात निर्भर है तो आप स्वावलंबी नहीं है, आप परावलंबी। और आपकी अर्थव्यवस्था निर्यात क्षम है तो आप स्वावलंबी है। और स्वावलंबी लोगों के जो परस्पर संबंध होते हैं वो होते हैं परस्परावलंबन के। तो हमें परावलंबन नहीं चाहिए, परस्परावलंबन चाहिए। तो परस्परावलंबन किससे होगा? विदेशी होगा। तो इसलिए स्वदेशी, स्वावलंबन, परस्परावलंबन, इसकी एक अवधारणा देते हैं दीनदयाल जी। कहते हैं इसका ध्यान रखें। और दूसरी अवधारणा है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब है कि हर व्यक्ति, हमारे देश को जब कभी दुनिया ने कहा सोने की चिड़िया, क्या खास बात थी उसमें? कोई खास बात नहीं थी। खास बात ये थी उसमें कि हर घर स्वावलंबी था। जो अर्थव्यवस्था की पहली यूनिट है, दैट यूनिट वाज फैमिली, परिवार। और इसलिए भारतीय भाषाओं में बेरोजगारी शब्द नहीं है। लोग समझते हैं कि भारतीय भाषा बेरोजगारी भारतीय है, भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। बेरोजगारी शब्द है पर्शियन, ये पर्शियन भाषा का है। तो बेरोजगारी पर्शियन है, अनएम्प्लॉयमेंट अंग्रेजी है। हिंदी शब्द क्या है इसके लिए? तो इसके लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं थी इसकी। क्योंकि जो हिंदी समाज है, हिंदी समाज की कल्पना नहीं करता। जैसे परमात्मा जिस किसी जीव को उत्पन्न करता है तो उसकी माँ की वक्ष में ही उसका भोजन होता है। किसी भी मनुष्य पैदा होता है तो उसको भोजन बाहर का नहीं चाहिए, अपनी माँ की जिस माँ से पैदा उसके वक्ष में मिलता है। वैसे ही कार्यावसर, कार्य की क्षमता, कार्य की गुणवत्ता, ये जिस परिवार में पैदा हुआ है उस परिवार में ही मिलती है। तो रोजगार परिवार के सदस्य होने में ही इनबिल्ट है। तो कालांतर में जातिवाद होकर के वो विकृत हो गया, वो अलग बात है। लेकिन दीनदयाल जी कहते हैं उससे हम सीखें। और वो सीख क्या है कि स्वीकार करें कि ईच एंड एवरी फैमिली शुड बी सेल्फ रिलायंट। तो यदि स्वावलंबी परिवार होंगे तो स्वावलंबी ग्राम होंगे, स्वावलंबी ग्राम होंगे तो स्वावलंबी जनपद होंगे, स्वावलंबी जनपद होंगे तो स्वावलंबी राष्ट्र होगा। तो आप घर, गांव, जिले का स्वावलंबन नहीं सोचेंगे, वो देश का सोचेंगे जी। तो आप एक प्रकार से उल्टा काम करें। तो दीनदयाल जी कहते हैं व्यवस्था ऐसे बनाइए विकेंद्रीकरण को। दीनदयाल जी यहाँ गांधी जी कोट करते हैं। अच्छा। हाँ, कि गांधी जी का वाक्य है। गांधी जी कहते हैं आई वांट मास प्रोडक्शन बट
बाई मासेस। तो अब मास प्रोडक्शन आप फैक्ट्रियों में और मशीनों से कर लाओ, वो नहीं चलेगा। हाँ। मास प्रोडक्शन मासेस से। तो इसलिए फिर एक दीनदयाल जी के ही विचार को नानाजी देशमुख ने एक नारा दिया, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। और दीनदयाल जी ने जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई तो इस बात का आग्रह किया कि एक पंचवर्षीय योजना ऐसी बनाइए जिसका लक्ष्य ही यह हो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। तो अभी जैसे आज की स्थिति में इसको कैसे किया जाए, तो प्रधानमंत्री ने जो कोशिशें की है उसकी आज चर्चा भी की। स्टार्टअप क्या है, स्टैंड अप क्या है, मुद्रा लोन क्या है, जनधन योजना क्या है। और लोगों ने तो मजाक बनाया जब उन्होंने कहा क्या पकौड़ा बनाना काम नहीं है। तो चूंकि अब लोगों की मानसिकता हमारे यहाँ नौकरी की बनी हुई है, कुछ लोगों ने इसको नाराजगी व्यक्त की। लेकिन ये पूंजीवाद और समाजवाद ने समाज की व्यवस्थाओं को प्राइवेट और पब्लिक में बांट दिया है। व्यवस्था तो एक ही है, तो अस्पताल अस्पताल है, स्कूल स्कूल है, प्राइवेट पब्लिक क्या होता है। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि यह पब्लिक और प्राइवेट का विभाजन कृत्रिम है, गलत है, यह मानवता को बांटता है। तो राज्य व्यवस्था भी समाज की है, एंटरप्रेन्योरशिप भी समाज की है, बिल्कुल, टीचिंग भी समाज की है, स्वास्थ्य कर्म भी समाज का है, सब कुछ समाज का। तो इस पर निजी क्या होता है। तो इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि ये जो प्राइवेट और पब्लिक वाली बात है, ये बात है सेंट्रलाइजेशन की बात, कि पब्लिक के नाम पर सब सत्ता सरकार के पास और प्राइवेट के नाम पर सब सत्ता पूंजीपतियों के पास। तो पब्लिक का जब हम सार्वजनिक शब्द इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो केंद्रीकरण की तरफ हमें लेके जाता है। इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि जो न पब्लिक है न प्राइवेट है, आज भी भारत की इकोनॉमी का हिस्सा वो है जिसको आप न पब्लिक कह सकते हैं न प्राइवेट कह सकते हैं। हमारा कुम्हार है, लोहार है, नाई है, चाय वाला है, माली है, क्या है ये, पब्लिक है प्राइवेट है? किसी में नहीं है वैसे तो इसको क्या नाम दिया है आज के इकोनॉमिक्स ने? तो आज के इकोनॉमिस्टों ने नाम दिया है उसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दीनदयाल जी कहते हैं यह इनका अपमान है। यह सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है, यह है स्वरोजगार का क्षेत्र। सच बात। यह स्वरोजगार का क्षेत्र है, यह आज भी भारत का इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसको राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित करना चाहिए। जी जी। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके बारे में हमको समाज को तैयार करना चाहिए। और अभी जो काम किया है मोदी जी ने वह इस दिशा में करने वाला काम है, पर समाज का मन अभी तैयार नहीं है। समाज का अभी भी संतानों को पालने में माता पिता के सपने यही है कि या तो सरकारी नौकर बनेगा या किसी एमएनसी में नौकर करेगा। अब इतने सालों नौकरी में करने के लिए नौकरी करने के लिए बच्चों को पालते हैं। एक मानसिकता जो बन गई है उसी दिशा में अब समय तो लगेगा इन चीजों को बदलने में, यकीनन। यदि ये 1-2 पीढ़ियों में हो जाए तो भी अच्छी देरी नहीं है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली के संस्थापक और इसी के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी से, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बहुत विस्तार से काम किया है। महेश जी, प्रधानमंत्री जी ने अंत्योदय की बात की और दीनदयाल जी के साथ ये शब्द जुड़ा हुआ है इस रूप में और बहुत प्रेरक है और उनकी एक सोच की जो गहनता है, गहराई है और जिनका आप जिक्र कर रहे थे, चाहे वो मोची हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे इस तरह का हमारा वर्ग जो है स्वरोजगार वाला वर्ग, तो ये क्या अंत्योदय उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ जो बिल्कुल समाज के अलग हाशिए पर हैं, उनके बारे में इसमें कुछ चर्चा है? नहीं है, तो इस बारे में ही ऐसा है कि जब दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन को अपने मस्तिष्क में परिपक्व किया होगा तब उन्होंने एक अभ्यास वर्ग रखा 1965 में ग्वालियर में। अच्छा। उस अभ्यास वर्ग में वो लिख करके लाए और फिर पेपर ना खाली छोड़ा, सबसे बातचीत की और उसमें से एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। उसका नाम है सिद्धांत और नीति। अच्छा। उसका जो अंतिम शीर्षक है वो है हमारे आराध्य। हमारे आराध्य कौन है? तब वो कहते हैं कि गाँव में जहाँ समय अचल खड़ा है, अर्थात यदि गांव का फोटो आप आज का देखें, आज का है नहीं, जब दीनदयाल जी तब का जी, आज का देखें या 100-200 साल के पहले का देखें तो आप है कोई फर्क नहीं, वैसा ही बैल है, वैसा ही हल है, किसान का शरीर वैसा ही है, फिर कपड़े वैसे ही हैं, उसके झोपड़ियाँ वैसे ही हैं। तो उनका समय जहाँ अचल खड़ा है, जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अक्षरशः अनिकेत है। झोपड़ों को क्या घर कहा जाए, अनिकेत। उनके पाँव की बिवाइयाँ फटी हुई है, वो अपरिग्रही हैं, कुछ ग्रहण संग्रह करने की स्थिति है ही नहीं।
कुछ ऐसा। तो ये कौन है? तो जब यदि बात करते हो व्यवस्था की, तो व्यवस्था के लिए ये आराध्य है, इनकी आराधना पहले करो। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। ये आराध्य है, इनकी आराधना पहले करो। इसी को कहा गया अंत्योदय, कि जो समाज की प्रगति में, समाज की आर्थिक व्यवस्था में, समाज की शैक्षिक व्यवस्था में, समाज की संपत्ति और सम्मान की व्यवस्था में जो कहीं पीछे रह गया, तो इतिहास को आप लौटा नहीं सकते। पीछे रह गया तो रह गया। अब यह है कि आपका अभ्युदय तब होगा जब आप इस अंत्योदय को करोगे। अभ्युदय की प्री कंडीशन है अंत्योदय। इस रूप में उन्होंने सिद्धांत और नीति प्रलेख में जी। अच्छा देखिए, अंत्योदय हो या इसके पहले आपने जो भी चर्चाएं की, मनुष्य है, समाज है, ये दो बहुत महत्वपूर्ण इकाइयां हैं उनके चिंतन की। आगे उसको विस्तार मिलता है राज्य के रूप में, राष्ट्र की उनकी अपनी अवधारणा है। ये सबको लेकर जो एकात्म मानव दर्शन है, वो जो ताना बाना है उनका, उसको थोड़ा आप समझाएं हमें कि वो क्या है, किस रूप में है, उसके आयाम क्या है। आप हमारे लिए, श्रोताओं के लिए, और ख़ासतौर पर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युवाओं को इस बारे में ज़रूर चिंतन करना चाहिए, जानना चाहिए, उनके लिए आप ज़रूर कुछ बताएं। इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये वो जीवन है जो भारत जीता है। भारत का जीवन एकात्मता का जीवन है। जब बेटा खाना खाता है और माँ का पेट भर जाता है, ये कैसे होता है? ये अलग बॉडी है, वो अलग बॉडी है। तो यह है एकात्मता, भारत अपने जीवन में जीता है। तो ये जो पश्चिम की स्थिति है कि कोई किसी के लिए नहीं जीता, सिर्फ अपने लिए जीता। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति क्या है? तो मैं अपने शरीर को व्यक्त करता हूँ, मैं अपने नाम को व्यक्त करता हूँ, मैं भाषा व्यक्त करता हूँ, अपनी रुचि रस रंग व्यक्त करता हूँ। ये सब मैंने कहाँ से पाए? रुचियाँ कहाँ से पाई? नाम कहाँ से पाया? भाषा कहाँ से पाई? भूषा कहाँ से पाई? शरीर कहाँ से पाया? कहाँ से पाया मैंने? समाज से पाया। मैं व्यक्ति हूँ यानी व्यक्त करता हूँ। किसको व्यक्त करता हूँ मैं अपने समाज को व्यक्त करता हूँ। मैं अपने समाज को व्यक्त करता हूँ। मुझसे मेरे समाज को निकाल लो, मुझमें क्या पशु बचेगा? बचेगा नहीं। सच बात। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप मुझको मेरे समाज से नहीं निकाल सकते, वैसे ही आप मुझको इस प्रकृति से नहीं निकाल सकते। ये वायु है, जल है, धरती है, आकाश है, प्रकाश है, ये मुझ में है, सब कुछ मुझ में है। और ये जो कोई ऑलमाइटी है, परमात्मा यदि है, तो आध्यात्म के रूप में वो भी मुझ में है। तो दीनदयाल जी कहते हैं व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, इन चारों की एकात्मता का नाम है मानव। क्या बात है, बहुत। तो व्यष्टि यानी व्यक्ति, समष्टि यानी समाज, सृष्टि यानी प्रकृति, परमेष्टि यानी परमात्मा। व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, ये चारों जब मिलते हैं तब मानव पैदा होता है। जब मानव की व्यवस्थाओं में से, इनमें से आप एक को भी निकाल दोगे तो मानव विकलांग हो जाएगा। तो मानव की जो शरीर की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है, आत्मा की आवश्यकता है, इन सब को समझकर काम करेंगे तो ध्यान में आएगा कि अभीष्ट क्या है। तो पूर्वजों ने बताया है कि तुमको जो अभीष्ट है, जो हर समय चाहिए, वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। ऐसा एकात्म मानववाद दीनदयाल जी कहते हैं। उसमें पश्चिम की जो स्थिति है कि जो व्यक्ति और समाज को पृथक कर अलग अलग इकाई मानते हैं। अलग ही नहीं मानती है, विरोधी मानती है। विरोधी भी मानते हैं। मतलब कोई समाजवादी व्यक्तिवादी नहीं हो सकता जी। और कोई व्यक्तिवादी समाजवादी नहीं हो सकता। हाँ। दीनदयाल जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति उसमें होता है कभी? वास्तव में तो हर व्यक्ति समाजवादी है और हर समाज व्यक्तिवादी है। बिना व्यक्तियों के समाज कहाँ रहेगा और बिना समाज के व्यक्ति कहाँ रहेंगे? तो जिस इकाई को बांटा नहीं जा सकता उसे एकात्म कहते हैं। जिसको खंड खंड किया जा सकता है वो एकात्म नहीं होती, नहीं हो सकता, वो बढ़ जाती है। तो वो कहते हैं मानव एकात्म इकाई है, इसे बांटा नहीं जा सकता। बांटोगे तो खंड खंड हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा। और इसलिए जिसकी चर्चा मोदी जी ने की है अपने भाषण में कि हम सब समाज से ही पाते हैं, तो समाज के लिए काम करना ये कोई बड़ा भारी ऐसा त्याग कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है। समाज का वास्तव में हम पर ऋण रहता है और ऐसे बिरले होते होंगे जो उस पूरे ऋण को चुका सके। इसलिए अपने में जो भी क्षमता है, गुणवत्ता है, श्रेष्ठता है, कर्मण्यता है, वो समाज के लिए करना चाहिए। उद्देश्य तो हमारे जीवन का ये होना ही चाहिए। तो जो सामाजिक सरोकार है जी। तो ये व्यक्तिवाद और समाजवाद के झगड़े में मानव ने सामाजिक सरोकारों को खोया है। अब वो समाज से कॉन्ट्रैक्ट करता है, मैं तुम्हारे लिए इतना काम करूँगा तो तुम मुझे इतना दो। तो समाज के लिए काम करना ये मेरा धर्म है,
ये मैं करूँगा। उसमें से जो मुझे मिलता है उसमें योगक्षेम की प्राप्ति होनी चाहिए, समाज इसका ध्यान रखें। अच्छा, वो मुझे लगता है एक सहज प्रक्रिया में चीज़ें हमें भी उसका लाभ मिलता है जो हम समाज के लिए अच्छा करते हैं। हम समाज के हिस्सा हैं, हिस्सा है तो जो उसका लाभ हमारे लिए करते हैं। बिल्कुल। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके चिंतन के बारे में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी से, जो कि अध्यक्ष हैं एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली के। अच्छा, एक चीज महेश जी, चूंकि अब बात यह है कि जो द्वंद्व पैदा होता है वो पश्चिम की विचारधारा जो हम मानने लगे किसी वजहों से, बहुत सारे कारण है उसके, शिक्षा है, राजनीति है, उसकी वजह से हमारे में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। अब राज्य और राष्ट्र को लेकर ही जो दीनदयाल जी का चिंतन रहा है, मुझे लगता है वो भी बिल्कुल एक अलग सोच, जो पश्चिमी सोच है राज्य और राष्ट्र को लेकर, वो अलग तरह की है। वो क्या है? इसको जो संक्षेप में कहना हो तो पश्चिम में राष्ट्र कल्पना राष्ट्र राज्य पर आकर रुक गई। तो उनके पास जो अभी है वो है पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशनलिज्म। एक टेरिटरी जिस पर किसी का पालित सत्ता है वो राष्ट्र है। अच्छा। जबकि दीनदयाल जी कहते हैं ये सही नहीं है, राष्ट्रीयता नैसर्गिक होती है, बनाई नहीं जाती जी। वो क्या है? वो कहते हैं वो है जियो कल्चरल नेशनलिज्म। जियो कल्चरल नेशनलिज्म। अच्छा। तो पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशनलिज्म ये पाश्चात्य है जो राष्ट्र राज्य में आकर रुक गया है। जो जियो कल्चरल नेशनलिज्म है उसकी स्थापना होनी है। तो पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशनलिज्म ने हमको 2 महायुद्ध दिए, फिर शीत युद्ध दिया, अब ग्लोबलाइजेशन दिया हुआ है। ये अशांति बनी ही रहेगी। हमारा एशिया तो फिर भी ठीक है, अफ्रीका देखो आप यदि, तो ऐसे स्केल रख के काट दिया गया उसको। ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो नेशन नहीं है वास्तव में, वो कॉलोनीज है। कोई स्पेनिश कॉलोनी है, पुर्तगीज कॉलोनी है, फ्रेंच कॉलोनी है, वो चले गए वहाँ से, सीमा छोड़ गए वो। जी। तो ये जो सीमाएं हैं वो नेशन की नहीं है, ये कॉलोनीज की सीमाएं हैं। तो दीनदयाल जी कहते हैं वी शुड रीड्रॉ आवर वर्ल्ड मैप। अभी नेशन की क्या परिभाषा है जी? तो किताबों में जो लिखा भूल जाइए। आज नेशन की परिभाषा ये है कि UNO नाम का संगठन है जी, जो किसी भी सॉवरेन स्टेट को दे दे मान्यता तो वो राष्ट्र कहलाने लगता है। तो कभी सोवियत संघ एक राष्ट्र था, अब 8 राष्ट्र हो गए, बहुत सारे यूगोस्लाविया रखे राष्ट्र। तो इसलिए ये जो कृत्रिम नेशनलिज्म है ये पश्चिम का, दीनदयाल जी कहते हैं इससे मानवता का कल्याण नहीं होगा। विश्व कुटुंब है जी। कुटुंब किसका है? जियो कल्चरल नेशनलिटीज का। तो इसलिए यदि हमको विश्व में शांति सौहार्द चाहिए तो यह है सत्ताधिष्ठित सीमाएं, इनसे मुक्ति पानी होगी। जब तक सत्ताधिष्ठित सीमाएं हैं तब तक सेनाएं रहेगी, तब तक युद्ध रहेगा। चाणक्य के पहले भारत में कोई सेना नहीं थी। विदेशी आक्रमण होने के बाद सेना आई है भारत में, पहले भारत में कोई सेना नहीं थी। तो इसलिए जियो कल्चर, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, दीनदयाल जिसके प्रवक्ता हैं। अच्छा, जब लोकतंत्र की बात होती है, क्योंकि एक दीनदयाल जी की अवधारणा जो मुझे नएपन के साथ लगी, चीज़ें नई नहीं होती हैं लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण भी नया हो सकता है, उनका चिंतन नया हो सकता है। जो उन्होंने लोकमत के परिष्कार की बात कही है, आज की तारीख में और आज के युग में हम देखते हैं राजनीति वो बिल्कुल उल्टा है उसका। समाज को राजनीति जो है वो लोकमत का मैनिपुलेशन है। ये जो लोकमत का परिष्कार है वो, इसको थोड़ा आप हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। दीनदयाल जी का एक वाक्य है, हाँ, वो है सिद्धांतहीन मतदान सिद्धांतहीन राजनीति का जनक। ये संभव नहीं है कि मतदान तो सिद्धांतहीन होगा, हाँ, मतलब हम जाति के आधार पर दे, धर्म के और आधार पर उसमें से उत्पन्न हुई राजनीति कुछ सिद्धांतवादी होगी। ये कैसे हो सकता है? इसकी अपेक्षा ही तो नहीं बोए फेल व बूढ़ के तो आम कहाते खाए। सही बात तो इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं हाँ। कि सिद्धांतवादी व्यक्ति हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। सिद्धांतवादी संस्थाएं हमेशा थी, हमेशा रहेंगी। लेकिन सिद्धांतवादी समाज यदि नहीं बनेगा तो वे व्यक्ति ही रहेंगे। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि यह पार्टी जाएगी और वो पार्टी आएगी, उससे ठीक हो जाएगा, ये गलत फहमी है। बिल्कुल। यह व्यक्ति आएगा और वह व्यक्ति जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये गलत फहमी है। सही क्या है? तो दीनदयाल कहते हैं मतदाता को मतवान बनाओ। मतवान जी, अच्छा, मतदाता को मतवान बनाओ। आज हमारा लोकतंत्र मत विहीन मतदाताओं का लोकतंत्र है। उनसे पूछो आपकी अर्थव्यवस्था में क्या मत है आपका, समाज व्यवस्था में क्या मत है आपका, विश्व व्यवस्था में क्या मत है आपका, तो उसका कोई मत ही नहीं है। तो मत विहीन मतदाता है। तो सिद्धांत विहीन भी है, मत विहीन भी है, दोनों एक ही बात है एक प्रकार से। जी, दोनों एक ही बात है। हाँ। तो इसलिए वो कहते हैं ये कैसे प्राप्त करना है, इसका तरीका क्या है? हाँ, तो कहते हैं इसका तरीका है लोक मत परिष्कार।
लोगों के मत को परिष्कृत करने के लिए एक पूरी पीढ़ी को आगे आना चाहिए। अब स्थिति हमारी ये है कि आम मतदाता के पास केवल लोग चुनाव में जाते हैं वोट मांगने, और उसमें भी जो राजनीति के लोग वो जाते हैं। देश का साहित्यकार, देश का पत्रकार, देश का अध्यापक, देश के बुद्धिजीवी, ये कभी भी मतदाता के पास जाते ही नहीं। दीनदयाल जी चाहते हैं कि सब चाहें, चौपालें जीवित होनी चाहिए। भारतवर्ष का समाज चौपालों से चलता रहा है, अब वे चौपालें शांत हो गई हैं, उनको जीवित होना चाहिए, सत्संग होने चाहिए। सत्संग की परंपरा धीरे धीरे कर्मकांडी बन गई है। तो इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं लोकमत परिष्कार का साधन है, और राजनीतिक कार्यकर्ता केवल सत्ता के लिए नहीं, लोकमत परिष्कार के लिए काम करें। वो खुद जब 1963 में जौनपुर से उपचुनाव लड़े थे तो मैंने सुना कि उन्होंने ये बात तो साफ साफ स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि मैं किसी जात के आधार पर, धर्म के आधार, इन चीज़ों के आधार पर मैं वोट मांगने। हुआ ऐसा था जी कि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो पंडित लगाए तो उपाध्याय लगाए। अच्छा। तो वहाँ की ब्राह्मण सभा ने उनको आमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ से खड़े हो रहे हैं उम्मीदवार, तो आप हमारी सभा में आइए। तो दीनदयाल जी ने कार्यकर्ताओं को कहा कि उनको सादर निवेदन करो कि आज जौनपुर के चौराहे पर मेरा भाषण होगा, वे सब वहाँ आए, जो मुझे कहना है वो वहीं कहूँगा। और वहाँ जब सभा हुई तो उन्होंने कहा कोई मुझे इस कारण वोट न दे क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस कारण वोट दें कि मैं कांग्रेस और पंडित नेहरू की नीतियों के खिलाफ जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, और देश के गैर कांग्रेस दलों ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, मुझे इसलिए वोट चाहिए, ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए। ब्राह्मण नाराज हो गए, दीनदयाल जी हार गए। हाँ, ये बात है कि वो चुनाव हारे, लेकिन एक ये भी बात है कि एक सिद्धांत जो उनका अपना था वो उस पर अडिग रहते हुए उन्होंने ये भी साबित किया चुनाव में जाकर। उनके जो साथ एक कार्यकर्ता थे जी, उन्होंने एक लेख लिखा है, हाँ, दीनदयाल जी चुनाव हम जौनपुर क्यों हारे। अच्छा। तो पहला वाक्य उनका है, प्रत्याशी चुनाव जीतना चाहता ही नहीं था। ये भी एक अलग ही तरह की बात है। खैर, ये इतनी सारी बातें और बहुत रोचक भी और बहुत प्रेरक बातें आपने डॉक्टर साहब की हैं, लेकिन एक लेखक के रूप में भी, जैसे आप चाणक्य का जिक्र कर रहे थे तो मुझे याद आया कि सम्राट चंद्रगुप्त पे उन्होंने किताब लिखी और एक रात में किताब लिख डाली थी उन्होंने। उनकी पहली पुस्तक थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक रात में लिखने वाली बात का उल्लेख तो होता है, लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त या उनके कार्य की प्रणाली, उनका चिंतन उनके मन में रहा होगा। नहीं, ये 1947 में ये दो पुस्तकें क्यों लिखी उन्होंने, एक आदि शंकराचार्य, हाँ, और एक जगत गुरु शंकराचार्य, और वो भी लिखे उन्होंने कि वो वह काल है जब देश के बंटवारे की संधि विला पर खड़ा है देश, अंग्रेज जाएगा। तो उस वक्त का जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव के दीनदयाल जी खिलाफ है। तो वो कहते हैं कि हमें देश को राजनीतिक रूप से एक करना है। तो कैसे करना है? तो वह पहला व्यक्ति जिसने देश की पॉलिटिकल यूनिटी के लिए काम किया, वो पहला व्यक्ति चाणक्य है, और उसने चंद्रगुप्त खड़ा किया। तो हमें देश को नहीं बंटवाना है, हमें खड़ा करना है चंद्रगुप्त। और दूसरी पुस्तक लिखी कि पॉलिटिकल यूनिटी के लिए काम किया चाणक्य ने, पर इस देश की पहचान पॉलिटिक्स नहीं है, तो इस देश की पहचान गुरु शंकराचार्य है। तो इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त और शंकराचार्य ये 47-48 में लिखा। और समय तो कम होता था, तो मैंने सुना कि ये यात्रा के दौरान ही ये लेखन का उनका कार्य चलता। ये इतने वर्षों के वो बड़े नेता रहे देश के जी, पर आपको देश में कहीं नहीं मिलेगा कि यह वह कमरा है जहाँ दीनदयाल जी रहते थे जी, या ये अलमारी है जहाँ उनकी किताबें होती थी। तो उनके झोले में किताबें, और सब कुछ झोले में, जहाँ गए वहीं पढ़ते थे। कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। वैसे उनका जीवन भी डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि बचपन से लेकर एक युवावस्था तक बहुत कह सकते हैं दुखदायी, पीड़ादायक, संघर्षों से भरा हुआ, क्योंकि पिताजी की तो 2.5 साल जब ये थे तभी मृत्यु हो गई थी जी, और 5 साल के हुए तो माँ की हो गई। तो नगला चंद्रभान जगह है जहाँ जन्म हुआ था, फरह पे है वैसे नगला चंद्रभान के पास। अच्छा, मामाओं के यहाँ पले वो, इनके पैतृक परिवार में कोई था नहीं पालने वाला। हाँ, मामाओं के यहाँ पले। मामा राजस्थान में रहते थे? राजस्थान में स्टेशन मास्टर थे। अच्छा। तो 9 साल की अवस्था में स्कूल गए पहले बार। अच्छा। पहले वो भरतपुर जिले में है वो। अच्छा। वहाँ पढ़े, बाद में सीकर पढ़े, फिर कोटा पढ़े, फिर पिलानी पढ़े,
पिलाने फिर में, कानपुर इंटर वहाँ से किया था पिलाने से। हाँ, लेकिन बहुत एक मेधावी थे वो। मेधावी थे क्योंकि मेधावी थे, उनको वो पढ़े स्कॉलरशिप से ही। क्योंकि इंटर में भी विशेष योग्यता के साथ पास हुए, फिर 10वीं कानपुर में 10वीं फर्स्ट में डिवीजन। उनको गोल्ड मेडल मिला। जी, लेकिन एमए की पढ़ाई शायद पूरी नहीं कर पाए थे ना। उनकी बहन बीमार हो गई थी, मेरी बहन जो मेरी थी बहन उनकी, हाँ। तो उसकी शुश्रूषा में लग गए। अच्छा, उसके बाद पता नहीं, मुझे लगता है शायद ये परिस्थितियां ऐसी आती रही जो जीवन में ऐसे ऐसे निकट और प्रिय लोगों को खोया भी उन्होंने। जो बहन की मृत्यु के बाद मुझे लगता है कि पूरी तरह से उन्होंने राष्ट्र निर्माण, समाज चिंतन, समाज सेवा अपने को समर्पित कर दिया। हाँ, वो तो ऐसा है कि दीनदयाल जी का संघ का संपर्क राजस्थान का नहीं है जी। वो तो जब कानपुर कॉलेज में गए, हाँ, तभी उनका संघ से संपर्क आया। देखिए, जब आप ये बात कह रहे थे कि एक झोला, झोले में किताबें और कुछ उनके अपने सामान, व्यक्तिगत सामान, निजी सामान, यही उनकी संपत्ति थी और इसी के साथ वो घूमते रहते थे। और उनका अंतिम सांस भी उन्होंने ऐसे ली जब मुगल सराय में पैदा हुए स्टेशन पर, चले गए स्टेशन पर। धनक्या में पैदा हुए, मुगल सराय चले गए। 11 फरवरी 1968 में उनका देहांत हुआ वहाँ। और वो भी एक गुत्थी ऐसी है जो पता नहीं लगा, मुझे लगता है अभी तक नहीं सुलझी है वो। हाँ। श्रोताओं, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन, उनके कृतित्व, उनका चिंतन, उनका दर्शन, पूरा वाङ्मय बहुत अनंत है, लेकिन एक सीमित समय में जितने संभव हो सका हमने बात की। लेकिन डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन को लेकर शुरू से उनके एक एक जीवन के हर आयाम को, हर पहलू को उन्होंने लिपिबद्ध भी किया है, लोगों तक पहुंचाया है, वक्तव्यों के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से। आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, बहुत अच्छा लगा आप आए, आते रहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि इस माध्यम से ये बातें वहाँ तक पहुँचे और लोग अपने स्तर पर इसको और ज़्यादा जानने की कोशिश करें। ये तो सिर्फ एक प्रेरणा स्वरूप है। तो आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मित्र। श्रोताओं, इस कार्यक्रम से अब मुझे यानी जैनेंद्र को भी अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।